हेलो गाइज, प्रिंस क्लासेस के ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मित्रों, आज हम क्लास 10 प्रश्नावली पहली प्रश्नावली क्लास 10वीं के अंदर 1.1 उसके अंदर आगे हमने 4 सवाल कर चुके हैं और आज हम लेने जा रहे हैं सवाल नंबर 5वां। कौन सा क्वेश्चन मित्रों? 5वां क्वेश्चन कैसे होगा वो देखिए। 5वां सवाल दिया गया है और वो यह है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या स की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। मतलब आपको ये चेक करना है कि स की घात जो n है इसको हम n का मान अलग अलग रखेंगे तो क्या कोई ऐसी संख्या आएगी जो 0 पर क्या होगी, समाप्त होगी। देखो मित्रों, यहां हम n का मान क्या रख सकते हैं? 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, आगे अनंत तक जो भी मान है वो रख सकते हैं। अब जैसे हम मान रखेंगे तो ये जो इसका मान आएगा वो क्या 0 पर समाप्त होगा नहीं होगा, ये हमें क्या करना, जांच करना। मित्रों, आप जानते हैं कि जो भी संख्या जैसे 10 है, 20 है, 30 है या फिर 500 है या फिर हम मान लेते हैं 100 है, 50 है, जो भी संख्या 0 पर समाप्त हो रही है इसका एक गुणनखंड क्या आना चाहिए? 2 और 5 आना चाहिए। 2 इंटू 5 कितना होता है? 10। मतलब इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आना क्या चाहिए? 2 इंटू 5। देखो इधर, या हम 2 इंटू 5 कर सकते हैं, या हम 2 इंटू 2 गुणा 5 कर सकते हैं, या हम 2 इंटू 3 इंटू 5 कर सकते हैं, या हम 2 इंटू 5 इंटू 5 कर सकते हैं और 100 को हम 2 इंटू 2 5 इंटू 5 ऐसे अभाज्य गुणन कर सकते हैं। अब जैसे इसके अभाज्य गुणन किया इसका मतलब सभी के अंदर एक जोड़ा क्या आएगा? 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 और 2 इंटू 5। मतलब इन जो भी संख्या 0 है वे संख्या जो 0 पर समाप्त हो रही है उसमें एक अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा? 2 इंटू 5। ये आना अनिवार्य है और यदि ये नहीं आएगा तो ये 0 पर समाप्त नहीं होगी। यहां देखते हैं मित्रों, जैसे हम स की घात 1 लिखेंगे तो क्या आएगा? स की घात 2 लिखेंगे क्या आएगा? 36। और स की घात 3 लिखेंगे तो मित्रों कितना आएगा? स की घात 3 लिखेंगे मतलब स कितनी बार लिखेंगे? 3 बार। स से गुणा कर देंगे तो 36, 3, 21, 216 कितना आएगा? 216। ऐसे हम n का मान रखते रहेंगे और आगे हम मान ज्ञात कर जाएंगे। लेकिन ये स पर समाप्त हो रही, ये भी स पर समाप्त हो रही, ये भी क्या हो रही है? स पर समाप्त हो रही। इसका मतलब ये हुआ कि n का मान अलग अलग रखने पर भी अंक कितने पर समाप्त हो रहा है? स। क्यों हो रहा है वो देखो, क्योंकि हमारे पास में जो संख्या है स की घात n, जब इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा? तो देखो इधर स का अभाज्य गुणन क्या होगा? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 और घात क्या हो जाएगी? n। अब जिस स का अभाज्य गुणनखंड किया तो 2 इंटू 3 आ गया। आना क्या चाहिए? यदि ये जोड़ा क्या आता? 2 इंटू 5 आता तो किस पर समाप्त होती? 0 पर। और इसमें जो जोड़ा आ रहा वो क्या आ रहा है? 2 इंटू 3 और ये आने के कारण ये 0 पर समाप्त न होगी। इसका मतलब ये हम कहेंगे कि उपयुक्त संख्या में 2 इंटू 2 की घात n और 5 की घात भी n होना ये चाहिए कि कम से कम एक मान आना चाहिए। 2 की घात भी 1 आना चाहिए तो और 5 की घात भी 1 आना चाहिए। अलग अलग मान रखेंगे तो अलग अलग आएंगे, क्योंकि जैसे हम इसका लिखेंगे तो क्या आ जाएगा मित्रों? 2 की घात n गुणा 3 की घात n। अब इसकी जगह आना क्या चाहिए? 2 की घात n और एक जोड़ा क्या आना चाहिए? 5 की घात n आना चाहिए। जोड़ा
नहीं है, ये जोड़ा क्या इस संख्या में नहीं है, अतः उपयुक्त संख्या स की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। ये आपको मतलब आप समझ गए होंगे कि यहाँ स की घात n है, स का हमने अभाज्य गुणनखंड किया, 2 इंटू 3 आया, इसको हम घात को सरल किया तो 2 की घात n और 3 की घात क्या आ गई n। रियल में क्या आना चाहिए, एक जोड़ा कम से, 2 की घात 1 और 5 की घात 1 कम से कम ये आना चाहिए। उसके बाद में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो जोड़ा 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। यहाँ देखो 2 जोड़े आ गए, 2 की घात 2 इंटू 5 की घात कितने आ गई, 2 आ गई 100। इसका मतलब n का मान क्या आ गया 2, यहाँ n का मान क्या 1। ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे, लेकिन वहां 0 पर अंक जो है वो 0 पर संख्या समाप्त होगी, क्योंकि यहाँ 2 की घात n और 5 की घात n का जोड़ा है, लेकिन इसमें कभी भी आपको 2 की घात n और 5 की घात n का जोड़ा नहीं मिलेगा, अतः ये संख्या है वो 0 पर समाप्त नहीं होगी। ये याद रखना, कहां पर समाप्त होगी, स अंक पर समाप्त होगी, 0 पर कभी भी समाप्त नहीं होगी। 0 पर समाप्त होने के लिए एक जोड़ा क्या होना चाहिए, कम से कम एक जोड़ा 2 इंटू 5 होना चाहिए, जो नहीं है। ठीक है मित्रों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये सवाल समझ में आ गया होगा। मित्रों अगला जो छठा सवाल है वो ये है कि आपको 2 जोड़े दे रखे हैं, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस के अंदर 5। ये क्या कह रहा है, भाज्य संख्या क्यों है। आपको पता होना चाहिए संख्याएं 2 प्रकार की होती है, संख्याएं 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है भाज्य और एक होती है अभाज्य। भाज्य के अंदर क्या होता है कि एक एवं स्वयं के अलावा अन्य संख्या का भाग जाता है, अन्य संख्या का क्या जाता है, अन्य संख्याओं का भाग जाता है, भाग जाता है। आपको पता है कि यदि कोई संख्या भाज्य है तो एक एवं स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं का भी क्या जाता है, भाग जाता है, अर्थात उसका क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड होता है। भाज्य संख्या का मतलब क्या हो, एक एवं स्वयं के अलावा अन्य संख्या का भाग नहीं जाता। मतलब भाज्य संख्या किससे कहते, जिसमें एक या स्वयं के अलावा अन्य किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता, और इसके अंदर एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं का भी भाग जाता। जैसे ये मेरे पास में 100 है, इसके अभाज्य गुणनखंड करोगे क्या आएगा, 2 इंटू 3 इंटू 1, मतलब 1 के अलावा 2 का भी भाग जा रहा है, 3 का भी भाग जा रहा है, और इस खुद का भी भाग जा रहा है। यहां हमने लिख दिया 8, तो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1, 1 के अलावा और किसी का भाग जा रहा है, 2 का जा रहा है, और किसका जा रहा है, 4 का भी जा रहा है, और किसका जा रहा है, 8 खुद का जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हम जैसे 100 और 8 के 100 के गुणनखंड लिखेंगे तो 100 इंटू 1 आ सकता है, या 100 की जगह 3 इंटू 2 आ सकता है, ये भी आ सकता है। 8 की बात करें तो 8 इंटू 1 गुणनखंड आ सकता है, और क्या आ सकता है, 8 का 4 इंटू 2 आ सकता है, और क्या आ सकता है, 8 के लिए 2 इंटू 2 इंटू 2 आ सकता है। मतलब 8 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 1 से ज्यादा आ रहा है, इसके भी गुणनखंड क्या आ रहे, 1 से ज्यादा आ रहे। लेकिन अभाज्य संख्या की बात करें जैसे 2 3 5 7, इसमें उस संख्या गुणा 1, वह संख्या इंटू 1, वह संख्या इंटू 1,
वह संख्या इंटू 1। इसके अलावा आपको कोई भी गुणनखंड नहीं मिलेगा। मतलब ये हुआ कि भाज्य संख्या जिसमें एक के अलावा अन्य संख्याओं का भी भाग जाता है, और अभाज्य संख्या के अंदर एक स्वयं के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता। इसका मतलब जैसे हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो जोड़ा दो ही बनेगा, एक तो खुद संख्या और साथ में क्या आ जाएगा एक। इसके अलावा कोई भी गुणनखंड आपको नहीं मिलेगा। लेकिन हम बात करें भाज्य की तो आपको वह संख्या और एक का भी जोड़ा मिलेगा, इसके अलावा दूसरी संख्याओं का भी जोड़ा मिलेगा जिसका गुणा करने पर वह संख्या आ जाए। यहाँ देखो 8, तो 8 इंटू 1 भी एक जोड़ा मिलेगा। दूसरा गुणनखंड क्या होगा 4 इंटू 2। तीसरा गुणनखंड क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2। इसका मतलब एक से ज्यादा गुणनखंड है और इसमें केवल 2 गुणनखंड मिलेगा, एक तो स्वयं संख्या और बाकी गुणा किससे होगा 1 से। हम इसकी बात करते हैं सबसे पहले 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। यहाँ देखो यहाँ भी यह एक जोड़ा बन गया, दूसरा ही 13 कॉमन लेंगे, 13 बाहर आ जाए। 7 इंटू 11 प्लस में क्या आ जाएगा मित्रों 1। ये 13 बाहर आएंगे और ये बाहर आएंगे, एक 13 बाहर आने पर यहाँ क्या रहेगा 1। 13 7 इंटू 11 77 प्लस 1 13, और यहाँ क्या आ जाएगा कोष्टक के अंदर 78। तो मित्रों एक गुणा 13 और 77 प्लस 1 78 ये आ गया। इसके बाद ये कोष्टक हटा देंगे तो क्या आ जाएगा गुणा आ जाएगा 13 इंटू 78। मतलब दो संख्याओं का गुणा आ रहा है, दो संख्याओं का गुणा आ रहा है। एक तो 13 और साथ में क्या है 78। आना क्या चाहिए एक संख्या जो स्वयं आनी चाहिए और अभाज्य आनी चाहिए, उसमें क्या उसी का भाग जाना चाहिए। अब देखो 13 तो अभाज्य है लेकिन 78 क्या है अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या का भाज्य संख्या से गुणा करेंगे तो हमें जो संख्या प्राप्त होगी वह भी क्या होगी भाज्य होगी। इसका मतलब ये जो इसका मान आएगा वो हमें क्या मिलेगा भाज्य संख्या होगा। तो भाज्य संख्या होगी, इससे जो भी हमें संख्या मिलेगी वो क्या प्राप्त होगी भाज्य संख्या होगी, क्योंकि अभाज्य और गुणा भाज्य क्या प्राप्त होगी भाज्य। यहां देखते 7 इंटू 100 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। यहाँ कॉमन क्या लेंगे 5, 5 बाहर आ जाएगा। 7 इंटू 100 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस में क्या जाए 5 बाहर आने पर 1। इन सभी का हमें क्या करना है गुणा। तो ये आ जाएगा 7 42, ये आ जाएगा 12, 12 का 2 से गुणा करोगे 24, 24 का 1 से गुणा करोगे तो 24 प्लस में क्या आ जाएगा 1। अब हमें 42 और 24 का क्या करना है गुणा। ये आ जाएगा 8 और 4 और 16 20, 2 8 और 1 908 प्लस 1। तो यहाँ क्या आ जाएगा मित्रों 5 इंटू 909। इन दोनों को जोड़ना है, इसका गुणा करेंगे तो यहाँ देखो 3 का भी भाग जा रहा है, इस खुद संख्या का भाग जा रहा है। इसका मतलब ये क्या होगा भाज्य और ये क्या है अभाज्य। अब भाज्य गुणा अभाज्य हम गुणा करेंगे तो हमें जो संख्या मिलेगी यहाँ पर वो भी क्या मिलेगी भाज्य मिलेगी, क्योंकि इसका एक से ज्यादा गुणनखंड आ रहा है, इसका भी एक से ज्यादा गुणनखंड आ रहा है। इसका मतलब हमें गुणा करने पर जो भी संख्या मिलेगी वो क्या होगी भाज्य होगी। अभाज्य होने के लिए क्या करना पड़ेगा 5 इंटू 1 या तो आना चाहिए या फिर इसका अभाज्य गुणनखंड नहीं निकलना चाहिए, केवल एक ही जोड़ा होना चाहिए, या तो 909 का भाग जाना चाहिए या 1 का जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं मिलता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ऐसी संख्या जो स्वयं के अलावा एक का भाग जाए या अन्य और संख्याओं का भाग जाए उसे क्या कहते हैं भाज्य। भाज्य इंटू अभाज्य भाज्य प्राप्त होगा, भाज्य इंटू अभाज्य भाज्य संख्या प्राप्त होगी। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे हम करते हैं नेक्स्ट सवाल। मित्रों अगला जो 7वां क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, उस सवाल को ध्यान से पढ़े फिर इसका हम सॉल्यूशन हमें बोर्ड पर करते हैं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं,
जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें, एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद में वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ये मित्रों आपका सवाल है। इसको किस प्रकार करना है देखते हैं अभी। मित्रों सवाल में दो बात बताई गई है। एक बताया गया है शून्य, क्या बताया गया है? शून्य, और वो एक चक्कर पूरा करने में कितने समय लेती है? 18 मिनट। उसके बाद में दूसरा है रवि, और रवि भी पूरा करने में कितना मिनट लेता है? 12 मिनट। और ये कह रहे हैं कि ये जो पथ है वो कैसा है? वृत्ताकार, मतलब ऐसा, ये पथ है वृत्ताकार। यहाँ एक बिंदु है ए, वहां से दोनों क्या करते हैं? एक ही समय, और t बराबर मान लो 0, एक ही दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में चलना प्रारंभ करें। और चल करके दोनों, अब देखो सोनिया है वो कितने 18 सेकंड में यहाँ आएगी। कितना समय लगेगा सोनिया को? 18। और ये कितने मिनट में आएगा? रवि 12 मिनट में यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो? जब सोनिया यहाँ पर आएगी तब रवि यहाँ से आगे निकल चुका होगा। ये 12 मिनट में आ जाएगा और सोनिया 18 मिनट में। इसका मतलब पहले कौन आएगा? रवि आएगा। और जब सोनिया यहाँ आएगी तो रवि आगे निकल चुका होगा। अब आपको ये बताना है कि ये दोनों चक्कर लगाना शुरू करें। और पहली कंडीशन कौन सी होगी? जो ये दोनों यहाँ ए बिंदु पर साथ साथ में आए। पहली कंडीशन कौन सी होगी? जो दोनों चक्कर लगाते हुए यहाँ पर साथ साथ में आए, वो पहली कंडीशन कौन सी होगी? उसके बाद में लगातार चक्कर लगाते रहेंगे तो अलग अलग कंडीशन आती रहेगी, लेकिन आपको पहले न्यूनतम कंडीशन बतानी है, पहली कंडीशन बतानी है जब ये यहाँ पर साथ साथ में मिले। ऐसे क्वेश्चन आ जाए तब आपको क्या करना है? इन सवाल में लसअप करना है। क्या करना है? लसअप, एलसीएम निकालना। एलसीएम, क्योंकि एलसीएम में क्या होता है? वह न्यूनतम मान जिसमें दोनों संख्याओं का भाग जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? लसअप कहते हैं। तो इन दोनों का हम क्या करें? लसअप निकालें। साथ में निकाल देते हैं लसअप। एक तो 18 है और एक 12। 2 का भाग जाएगा 9 बार, 6 बार, और यहाँ 2 का भाग जाएगा 9 में नहीं जाएगा, 6 में 3 बार। 3 का जाएगा 9 में 3 बार, 3 में 1 बार। 3 का जाएगा 3 में 1 बार, 1 बार। तो क्या होगा मित्रों? इन सभी का गुणा कर लेंगे। 2 × 2, 3 × 3। 2 का गुणा 2 से 4, 4 का गुणा 3 से 12, और 12 का गुणा किससे करना है? 3 से। तो आपको 12 × 3 36। तो वह कौन से समय होगा जो दोनों यहाँ पर आपस में आकर मिले? 36 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। ये आपको ज्ञात करना था कि पहली कंडीशन कौन सी है जब दोनों आकर के मिले। तो वो पहली कंडीशन कौन सी होगी? 36 मिनट होगी। कौन सी होगी मित्रों? 36 मिनट। 36 मिनट के बाद में आगे चलोगे तो दूसरी कंडीशन कौन सी होगी? जो दोनों मिले तो 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 72 मिनट। 72 मिनट के बाद में दूसरी बार मिल जाएगी, लेकिन आपको क्या करना? प्रथम कंडीशन बतानी जो दोनों आपस में मिले। बात समझ में आ गई होगी। तो ये प्रश्नावली पहली आपकी क्या हो गई है मित्रों? कंप्लीट हो गई है। अब हम बात करेंगे प्रश्नावली 1.2 की, जो नेक्स्ट डे पर आपको करवाया जाएगा। यहाँ तक जो भी सवाल थे आपके, टोटल कितने सवाल थे मित्रों? 7 सवाल थे। प्रश्नावली 1 में टोटल सवाल कितने थे? 7। और ये 7 सवाल आज क्या होते हैं? कंप्लीट होते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, और ये वीडियो आपके जो फ्रेंड है, दोस्त है, मित्र हैं, उनको भी भेजिए ताकि बोर्ड के अंदर उसको भी काफी हेल्प मिल सके और आपका साथी भी आपकी तरह अच्छे % बना करके पास हो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।